Hello guys, welcome to the course of operating system. Today we are going to discuss about the design and implementation of an operating system. So हम इस वीडियो लेक्चर में कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिजाइन होनी चाहिए इसके बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था, जो कि की पैरामीटर्स है जिसको कंसिडर करना जरूरी है। यहाँ पर उसको डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस the consideration for the design and implementation of an OS, like the design goal, what are the goals are available, the mechanism and policies, then implementation strategies, and then finally system structure. So let's start one by one, guys. Very first, my topic of the design and implementation of operating system comprise of design goal. तो डिजाइन गोल क्या होने चाहिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते समय? तो सबसे पहले जो हमारे पास है, द प्राइमरी गोल ऑफ सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम is to satisfy the users and efficient operation of the computer system. यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास a primary goal of some of the operating system is satisfy the user efficient operation of the computer system, मतलब यूजर को सेटिस्फाई करना जरूरी है एज वेल एज सिस्टम को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है और उसमें कहीं ना कहीं efficient ऑपरेशन को भी परफॉर्म करना जरूरी है। दिस इज व्हाट द प्राइमरी गोल। अगर हम बात करते हैं डिजाइन गोल की, तो डिजाइन गोल हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है यूजर के पर्सपेक्टिव से गोल क्या क्या होनी चाहिए। तो नंबर वन गोल जो है हमारे पास इजी टू यूज, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं इजी होनी चाहिए यूज करने के लिए, तब जाके यूजर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। सेकंड है इट मस्ट बी रिलायबल, यूजर ने उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, रिलायबल होना जरूरी है, क्योंकि यूजर रिलायबल है इसका मतलब ये है कि उसको लगता है कि सारी चीजें अच्छे से है, एरर नहीं आ रहे, परफॉर्मेंस अच्छा है, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल। देन इट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज, यूजर फ्रेंडली होनी जरूरी है, उसका जीयूआई अच्छा होना जरूरी है, सारी चीजें लुक एट फील अच्छी होनी जरूरी है, कन्वीनियंट होनी चाहिए। इट्स सपोज टू बी सेफ, फास्ट एंड टू प्रोड्यूस एनी आउटपुट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं हमें आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए फास्ट और सेफ मैनर में आउटपुट प्रोड्यूस करना जरूरी है। ये कुछ apart from this, guys, it is easy to learn and more and many more as all our users requirement, मतलब यूजर के रिक्वायरमेंट के सारी चीजें जो है वो वहां पर कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में होनी जरूरी है, सो दैट यूजर सेटिस्फिकेशन विल गेट अचीव्ड। और यूजर सेटिस्फिकेशन किस के ऊपर डिपेंड है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वीनियंट है, फास्ट है, सेफ है, रिलायबल है, इजी टू यूज है, ये सारी चीजें वहां पर कहीं ना कहीं कंसिडर होनी जरूरी है। अगर इसी को देखते हैं हमारे सिस्टम के पर्सपेक्टिव, तो सिस्टम के पर्सपेक्टिव से ऑपरेटिंग सिस्टम कैसी बननी चाहिए? तो सबसे पहला है इट शुड बी एरर फ्री, वहां पर एरर्स नहीं आने चाहिए, मिनिमम एरर से एरर नहीं आनी चाहिए, दैट इज व्हाट एरर फ्री। कोई भी हजार्ड्स आते हैं तो वहां पर वो रोबस्ट होनी जरूरी है, इट सपोज टू बी हार्ड टू ब्रेक। इट इज इजी टू डिजाइन, रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि अगर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वहां पे वो चेंजेस में वो अकोमोडेट होने जरूरी है, मतलब चेंजेस को अलाउ करना जरूरी है। इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी इजी टू डिजाइन, okay, so that understanding and internal working would be very good. Then it should have a fair maintenance, जो कोई भी रिसोर्सेस है उनका सारे का मेंटेनेंस भी और अलोकेशन भी कहीं ना कहीं फेयर होना जरूरी है। इट शुड बी फेयर टू मेंटेनेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस शुड बी इफेक्टिव टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इफेक्टिव होना जरूरी है, प्रेडिक्टेबल होना जरूरी है, आज जो प्रोड्यूस करें उसके बाद भी जो भी प्रोड्यूस करेगा वो कहीं ना कहीं सेम होना जरूरी है। तो ये डिजाइन गोल्स हो गए जो सिस्टम को और यूजर को कहीं ना कहीं अचीव मतलब चाहिए, जो कि यूजर और सिस्टम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करे। Let's take with the second topic, guys. That is what the mechanism and policies. And this mechanism and policies, what we are going to discuss very first, the mechanism. mechanism मतलब क्या है कि mechanism determine how to do, मतलब कोई भी सिस्टम अगर हमें कुछ बनानी है तो उसमें कुछ मैकेनिज्म ऐड करते हैं कुछ चीजों को अचीव करने के लिए। तो वो बोलता है कि हाउ टू डू, मतलब क्या कि एक मैकेनिज्म है कि लेट्स से कि फैन अगर स्टार्ट हो रहा है तो फैन कैसे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट मैकेनिज्म ऑन व्हिच बेसिस द फैन इज स्टार्टिंग। ओके, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। मैकेनिज्म इज सिंपली इफ वी वांट टू प्रोटेक्ट सम रिसोर्सेज देन हाउ दैट रिसोर्स कैन बी प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज है, मेनली मान के चलिए सीपीयू है, मेमोरी है, आईओ डिवाइसेस है, उनमें कहीं ना कहीं हमें उस डिवाइसेस को प्रोटेक्शन कैसा अचीव करना है, दैट थिंग्स टू बी कीप इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर देखो, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सीपीयू व्हाट वी हैव अ टाइमर मैकेनिज्म। जैसे हमने हार्डवेयर प्रोटेक्शन में देखा था, सीपीयू कहीं ना कहीं टाइमर मैकेनिज्म से प्रोवाइड होता है। जैसे मेमोरी होता है, बेस लिमिट होती है, रजिस्टर बेस लिमिट होता है, लिमिट रजिस्टर होता है। आईओ के पास कहीं ना कहीं सिस्टम कॉल के थ्रू उसको प्रिविलेज मोड में उसको एक्सेस किया जाता है। ये हमारे पास कुछ मैकेनिज्म है। तो हाउ टू डू समथिंग, तो हमारे पास सीपीयू को हमने टाइमर यूज किया हुआ है।
Then consider a mechanism for giving priority to certain types of programs over the others. यहाँ पर priority भी दे सकते हैं. Then if mechanism is properly separated from the policies, it can be used for support the policy decision. तब mechanism और policy अगर separately separated है तो कहीं ना कहीं हमारे पास decision लेने में अच्छी अच्छी रहेंगी. So it's supposed to be independent. It's supposed to be independent. अगर यही बात होती है mechanisms की, तो हमारे पास policy है, तो policy में क्या करेंगे? पॉलिसी में यह है कि पॉलिसी आर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें क्या होगा? द पॉलिसी मे वैरी प्लेस टू प्लेस, सिस्टम टू सिस्टम एंड टाइम टू टाइम. मतलब आज जो पॉलिसी बनाई वो कल जाके चलेंगी, इसकी गारंटी नहीं. लेकिन कहीं ना कहीं वो बेस लाइन क्लियर होना जरूरी है. यहाँ पे पॉलिसी जो बनाई वो दूसरे प्लेस पे चलेंगी, इसकी गारंटी नहीं. जो टाइम टू टाइम जैसे मतलब एक सिस्टम में जो पॉलिसी है दूसरे सिस्टम में पॉलिसी चलेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. मतलब ये वैरी हो सकती है. यहाँ पर है डिसीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द रिसोर्सेज अलोकेशंस एंड रीअलोकेशंस एंड शेड्यूलिंग. यहाँ पर पॉलिसीज जरूरी है अलोकेशन के लिए, रीअलोकेशन के लिए, शेड्यूलिंग के लिए पॉलिसीज रिक्वायर्ड है. तो अगर हम बोलते हैं कि मैकेनिज्म हमारे पास अगर टाइमर है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हाउ मेनी टाइम्स दैट यूजर विल अलाउ टू यूज दैट रिसोर्स. मतलब सीपीयू को अगर टाइमर असाइन किया हुआ है, लेकिन कितने बार वो उस सीपीयू का यूज करेगा वो यूजर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम होना जरूरी है. मतलब क्या? टाइमर में हमें बाइफिकेशन करना है व्हाट टू डू, तो हमें कहीं ना कहीं फिक्स आंकड़ा देना पड़ेगा, फिक्स टाइमर देना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं इतने ही दफा, इतने ही बार वो पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज कर पाएगा. जब से यहाँ पे टाइम क्वांटम हो गया, कुछ शेड्यूलिंग पॉलिसीज हो गई, प्रोसेस शेड्यूलिंग पॉलिसी हो गई, डिश शेड्यूलिंग पॉलिसीज हो गई, ये सारी चीजें, लॉकिंग मैकेनिज्म हो गई, टेस्ट एंड सेट मैकेनिज्म, तो ये सारी चीजें हम आगे आगे जैसे जाते जाएंगे यहाँ पर वो आएंगे. लेकिन पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बोलते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना जरूरी है. तो टाइमर यूज किया है तो उसको कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, टाइमर यूज करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर अवेलेबल है. अगर ये दोनों चीजें पॉलिसी और मैकेनिज्म हम देखते हैं, तो पॉलिसी और मैकेनिज्म कहीं ना कहीं हमारे पास इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. इफ द मैकेनिज्म एंड पॉलिसी आर इंडिपेंडेंट, देन फ्यू चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन मैकेनिज्म इफ द पॉलिसी चेंजेस. क्योंकि जैसे बोला था कि पॉलिसीज प्लेस टू प्लेस, सिस्टम टू सिस्टम और टाइम टू टाइम चेंज होती है, तो इसका इफेक्ट मैकेनिज्म पे हो सकता है. तो कहीं ना कहीं वहां पे वो दोनों चीजें इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, सो दैट एक ने मॉडिफिकेशन किया तो दूसरे पे मॉडिफिकेशन नहीं होता. मतलब क्या? सिस्टम टू सिस्टम में प्लेस टू प्लेस मान के चले कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज हो जाती, मतलब चेंज हो रही है. हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिस्टम की है, तो दूसरे कंट्री में वो नहीं चलेगी. मतलब प्लेस टू प्लेस भी वैरी हो रही है, मतलब अमेरिका और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, तो वहाँ पे जो मैकेनिज्म पॉलिसीज है वो डिफर्ड है. यहाँ पर ये सारी चीजें कंसिडर करना जरूरी है. If the policy favors IO intensive process over the CPU intensive processes, then policy change to prefers of the CPU intensive processes will not change the mechanism. यहाँ पर कहीं ना कहीं example दिया हुआ है. So moreover, we can say the policy and mechanism supposed to be separated, okay, and for where the mechanism says how to do and policy says what to do. Then let's take the third point, that implementation. Once the design and other criteria are set, we need to think about the development of an operating system, okay, so that it work properly. अभी इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या कि कहीं ना कहीं हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें लैंग्वेज का पैराडिज्म डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी लैंग्वेज का यूज करके हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, बिकॉज डिजाइन फिक्स हो गए तो कहीं ना कहीं हमें डेवलप करना है, तो लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल. विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेजेस हमें कहीं ना कहीं वो डेवलप करना है. तो डेवलप करना है तो हमें लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है. तो इनिशियल लेवल में क्या होता था कि असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज होता था. बट असेंबली लेवल लैंग्वेज के कुछ ड्रॉबैक्स है, तो वो ड्रॉबैक्स के चलते असेंबली लेवल लैंग्वेज को हमने कहीं ना कहीं हाई लेवल लैंग्वेज में प्रेफर करना चालू कर दिया. यहाँ पर देखो, बट nowadays we what we have a C and C++ oriented languages are available that commonly used to design an operating system. तो इम्प्लीमेंटेशन में कंसर्न यही है कि लैंग्वेज का कौन सा यूज करना चाहिए, सो दैट कि लैंग्वेज के कुछ एडवांटेजेस हो. तो चलिए देखते हैं कि असेंबली लेवल लैंग्वेज के ड्रॉबैक्स क्या है गाइस. ओके, तो यहाँ पे ड्रॉबैक्स है असेंबली लैंग्वेज के. असेंबली लेवल लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू कोड, कोडिंग करने के लिए डिफिकल्ट है. इट इज कीप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या कि कोड करते करते उसके इन्फॉर्मेशन को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हमें ऐड करना पड़ता है. जैसे एक आदि इंस्ट्रक्शन, ऐड नाम की इंस्ट्रक्शन हमें अगर प्रेफर करना है, तो वी हैव टू कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ कोड ऑफ दैट ऐड इंस्ट्रक्शंस. तो हमें इंस्ट्रक्शन सेट की सारी जानकारी जरूरी है, जिसमें प्रोग्रामिंग बहुत ही डिफिकल्ट और लेजी हो सकती है. जिसमें असेंबली लैंग्वेज इज डज नॉट सपोर्ट फॉर मॉड्यूलरिटी. अगर कोड को अगर हम सेपरेट सेग्रीगेशन और सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे असेंबली लेवल लैंग्वेज में उतनी डिफिकल्टीज आती है. तो ये भी कहीं ना कहीं उसका ड्रॉबैक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज ऑल्सो नॉट हैज अ कन्वीनियंट टू यूजर्स एंड इट इज हार्ड टू कोड. मतलब कोडिंग करने के लिए हार्ड है और कन्वीनियंट नहीं है. मतलब क्या कि उसमें इंस्ट्रक्शन सेट, ऑप कोड या अदर इंफॉर्मेशन वो टाइप करना, इट इज व्हाट वेरी डिफिकल्ट आई कैन से. नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज.
क्यों हम हाई लेवल लैंग्वेज को सिलेक्ट करें? तो सबसे पहला है गाइस, नाउअडेज ऑपरेटिंग सिस्टम जो बन रही है, कर्नल जो बन रही है, इसमें जो है हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके बन रही है, जैसे सी और सी प्लस प्लस। ज्यादा से ज्यादा सी का यूज होता है यहाँ पे। देखो, especially C language is preferred to design. उसके एडवांटेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू कोड, इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है, बिकॉज हाई लेवल लैंग्वेज ये कैसे कि इंग्लिश लेवल लैंग्वेज जैसी हो गई, जहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है, जैसे उसकी सिंटैक्स है, जैसे सिमेंटिक्स है, वो कहीं ना कहीं वर्ड एक्सप्रेसिव है। ओके, इजी टू कोड है। उसके बाद मोर कॉम्पैक्ट टू मेंटेन, कम से कम इंस्ट्रक्शंस का यूज करके, कम से कम सिंटैक्स का यूज करके बहुत सारे बड़े बड़े कोड लिख सकते हैं, फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखते हैं तो उसका इजी टू डीबग है, इजी टू पोर्ट है। डिबगिंग के लिए अच्छी क्यों है? क्योंकि मॉडुलरिटी का कंसेप्ट उसमें आता है। इजी टू पोर्ट, एक लैंग्वेज का कोड यहाँ पे लिखा, दूसरे कंप्यूटर पे वो भी चलता है, यहाँ पर ये भी है। हायर लेवल लैंग्वेज अलाउज द कोड टू बी रिटन फास्ट मैकेनिज्म है। it also use the so much easier to port in different hardware platform and दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वो कहीं ना कहीं। सो मोर और वी कैन से इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज का अगर यूज किया तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल है देन द असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसके अपार्ट फ्रॉम अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं आफ्टर द सिस्टम इज कोडेड और डेवलप इम्प्लीमेंटेड, इट नीड टू बी कॉन्फ़िगर्ड टू द वर्क ऑन द स्पेसिफिक मशीन। मतलब जब अगर हमने कोड का प्रोग्राम बनाया तो कहीं न कहीं एखादी मशीन के ऊपर उसको कॉन्फ़िगर या टेस्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमें क्या-क्या कंसीडर करना पड़ेगा? द टाइप ऑफ सीपीयू, व्हाट टाइप ऑफ सीपीयू इट इज़। क्या जो हमने बनाया है वो सीपीयू के ऊपर चलेगा? व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज़ अवेलेबल, ये भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। एंड अगेन अवेलेबल आईओ डिवाइसेस हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो मोर ओवर जो हम लैंग्वेज का यूज़ करके हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो कोड हम डिप्लॉय करेंगे, जब कंपाइल करके जब डिप्लॉय करने की बारी आएगी, वहाँ पर हमें ये भी कंसिडरेशंस करने पड़ेंगे गाइस। So in this slide, what we have discussed, what language to be choose, what language to be select, so that the operating system will be become like a good product. Okay, and the last point is what the system structure, guys. तो सिस्टम स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम स्ट्रक्चर कैटेगरी इनटू सम पार्ट्स। कौन से पार्ट्स में अगर है, सो एक बार डिजाइन अगर हो गई तो कहीं ना कहीं इंटरनल वर्किंग भी हमें देखनी पड़ेगी कि इंटरनल वर्किंग उसकी कैसी रहेंगी। तो इंटरनल वर्किंग कैसी रहेंगी तो उसको सो दैट हम उसके ऊपर डिफरेंट सर्विसेज डिप्लॉय कर पाएंगे एट डिफरेंट लेवल्स। तो इसके हिसाब से उसके कुछ टाइप्स है गाइस। एक सिंपल स्ट्रक्चर हो सकता है, एक लेयर्ड अप्रोच हो सकता है, एक मोनोलिथिक कर्नल है और एक माइक्रो कर्नल है। मतलब क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल की इंटरनल वर्किंग के फ्लो कैसे है, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कैसे करना है। यहाँ पर हमने इस सिस्टम स्ट्रक्चर में ये भी चीजें देखना जरूरी है। तो सबसे पहला है सिस्टम स्ट्रक्चर में सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या है? ट्रेडिशनल ओएस लाइक एमएस डॉस एंड ओल्ड यूनिक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या रहेगा कि वहां पर एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम्स, एमएस डॉस ड्राइवर्स और एक रैम वहां पर एक डायग्राम में दिखाई गई, जिसमें क्या रहेगा कि हार्डवेयर प्रोटेक्शन डुअल मोड इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर डुअल मोड का ऑपरेशन नहीं है, जो कुछ भी चीजें है वो सिंगल मोड में अवेलेबल है। इट इज व्हाट द सिंपल स्ट्रक्चर। all the blocks treat as a single or simple, that is either use or users or system mode। यहाँ पे यूजर और सिस्टम मोड सेपरेट नहीं है, एक ही इसमें सब कुछ ऐड किया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं बल्कि साइज हो जाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। इट मींस दैट देयर इज आर नो प्रोविजन टू स्विच फ्रॉम द मोड। मतलब यूजर मोड में कुछ कोई है तो सिस्टम मोड में नहीं जा सकता, सिस्टम से यूजर में नहीं जा सकता। दोनों भी चीजें कॉम्पैक्ट करके एक ही जगह डाली हुई है, जो कि सिंगल सिंपल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ द ओएस इज नॉट सेपरेटेड। मतलब क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर यहाँ पे सेपरेटेड नहीं है, और जो सर्विसेज जो प्रोवाइड की है जो बल्क ऑफ मॉड्यूल में, जैसा मोनोलिथिक कर्नल में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं एक सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सर्विसेज है वो एक ही जगह कर्नल के स्पेस में ही या यूजर्स के स्पेस में ही डंप करके जाते हैं और हो जाते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफिकल्टी जाएंगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सर्विसेज है वो एक ही जगह पैक्ट करके रखे हुए। इवन इट इज नॉट पॉसिबल टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द, यहाँ पर जो ओएस का स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई मॉडिफाई नहीं कर सकते, कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है, एक बार बना तो उसी को कहीं ना कहीं हम उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। देयर इज नो चांस टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर अपार्ट फ्रॉम दिस। ड्यू टू दिस सिंगल सिस्टम स्ट्रक्चर, ऑल द फंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो फंक्शंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक में अगर चेंजेस करेंगे तो बाकी भी चेंजेस करना जरूरी है। तो ये भी उसका ड्रॉबैक हो सकता है। इफ वन फेल्स, इट अफेक्ट्स ऑन द अदर सर्विसेज एंड दैट इट विल कॉज टू द टोटल क्रैश। तो कहीं ना कहीं एक अगर फेल हो गया तो उसके ऊपर अफेक्ट रहेगा दूसरे ऊपर, और दूसरे का अफेक्ट तीसरे के ऊपर, और ये टोटल क्रैश भी हो सकता है। इट इज क्वाइट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अल्टीमेटली इट टेक्स टाइम टू लोड एंड हैज लो परफॉर्मेंस। मतलब क्या कि सब कुछ चीजें एक टाइम अगर लोड होंगी तो कहीं ना कहीं वो लोड
करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, और लोड करने को टाइम ज़्यादा लगेगा मतलब क्या कि परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट जाएँगे। ये हो गया हमारा सिंपल स्ट्रक्चर गाइस, जिसमें जो कुछ भी चीज़ें हैं वो एक ही मोड में अवेलेबल है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है मोड का, तो उसके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉबैक्स। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, नेक्स्ट मॉडिफाइड वर्जन हमने बनाया, मतलब ये सोचने की जरूरत है, जिसका नाम है लेयर्ड अप्रोच। लेयर्ड अप्रोच में क्या होगा, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स एंड प्रोवाइड द सेपरेट फंक्शंस एट ईच लेवल, वी हैव अ लेयर्ड अप्रोच। यहाँ पे हमने क्या किया, इन दैट द डिफरेंट लेयर्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड द सेपरेट सर्विसेज। जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, जैसे मेमोरी हो गई, प्रोसेस हो गई, आईओ हो गई, ये सारे सर्विसेज कहीं ना कहीं हमने लेयर्ड वाइज सेपरेट कर दी। जिसमें जिस डायग्राम देखो, एक हार्डवेयर लेयर है जो लेयर 0 है, लेयर 1, और उसके बाद लेयर एन तक है। यहाँ पर हमने सर्कल सर्कल ड्रॉ किया, मतलब क्या कि हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज, उसको लेयर वाइज सेपरेट करवा दिया, क्योंकि एक एक लेयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। मतलब क्या, वेरी फर्स्ट लेयर, लेट्स से बॉटम लेयर 0, इट इज हार्डवेयर लेयर, जो कि हार्डवेयर के बहुत ही क्लोज रहेंगे, जो सपोर्ट करेंगे हार्डवेयर को, हार्डवेयर की एक्टिविटीज को एंड डिवाइस ड्राइवर के रूटीन्स को। उसके बाद अगर हम बोलते हैं कि लेयर 1 है सॉरी, लेयर 1 है तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करेंगे, लेयर 2 है वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करेंगे, लेयर 3 है आईओ डिवाइस का काम करेंगे, और अलग काम करेंगे। मतलब क्या कि हमने कहीं ना कहीं सब किसी को अलग अलग टास्क दे दिए कि बाबा तू ये कर, तू ये कर, तू वो कर, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। यहाँ पर एन नंबर ऑफ लेयर हमने डिजाइन कर दिए, एन नंबर ऑफ सर्विसेज हम यहाँ पे सेपरेटली प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बेसिक आइडिया हमारे फिगर में शो की हुई। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर एटलीस्ट अपर लेयर इन द यूजर इंटरफेस लेयर दैट प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस टू यूजर सो सुटेबल यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरी फंक्शन। जो अपर लेयर है एन लेयर, वहाँ पे यूजर इंटरफेस हमारे पास प्रोवाइड किया गया है, जिसमें जीवा है, जिसमें यूआ है, जिसमें कमांड इंटरफेस है। उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं एक ही सर्विसेज को ले पाएंगे, वो भी सेपरेशन अवेलेबल है। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे गाइस, इसके एडवांटेजेस है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ लेयर्स एंड सर्विसेज, इट लीड्स टू मॉड्यूलरिटी कंसेप्ट। मॉड्यूलरिटी मतलब क्या है कि सब कुछ सेपरेशन हो रहा है, डिपेंडेंसी नहीं है, एक में चेंजेस किए तो दूसरे में चेंजेस नहीं होंगे। इट अलाउज डेवलपर टू चेंज द इनर वर्किंग ऑफ एनी लेयर, मतलब इंडिविजुअली हम कोई भी लेयर की वर्किंग सेपरेटली चेंज कर सकते हैं, ये भी उसका एडवांटेजेस है। इट सपोर्ट डिजाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज यूजर गेट द चांस टू डिजाइन डेवलप सम न्यू थिंग्स। मतलब यहाँ पे यूजर अपने अपने चीजों को अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है अपने अपने लेयर्स में। ये उसके एडवांटेजेस होंगे, जिसमें फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बोल सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। इफ इट इज यूजर ओरिएंटेड, सो द चेंजेस मेड बाय वन यूजर could not understand by the other users and is also not required others। मतलब क्या कि एक यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, उसने चेंजेस करवा दिए, तो ये चेंजेस जो किए हैं वो दूसरे यूजर्स को रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये भी जानने वाली बात जरूरी है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी है बट यहाँ पर दूसरों को पसंद आना भी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नीड टू केयरफुल डेफिनेशन ऑफ ईच लेयर एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे हमें केयरफुल रहना पड़ेगा वाइल डिजाइनिंग एट एवरी लेयर, तो हमें सो दैट कहीं ना कहीं ज्यादा चीजें डिस्टर्ब ना हो। तो मोर ओवर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सेपरेशन है लेयर्स का, एक में चेंजेस किया तो दूसरे में चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन वर्स्ट केस बेटर केस में सबसे ज़्यादा अच्छा ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमने यहाँ पे मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रो कर्नल की जो बात की थी, उसके लिए सेपरेट लेक्चर्स बनाए गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सारी चीज़ें देखी, थोड़ा-सा वीडियो लेक्चर लेंदी होगा हुआ, बट ल लंबा हुआ, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में चारों चीज़ों को डिस्कस किया है, जिसमें डिज़ाइन यूज़र गोल हो गए, उसके बाद मैकेनिज्म पॉलिसीज़ हो गई, इसमें स्ट्रक्चर हो गया, और ऐसी की चीज़ें हमने यहाँ पर कहीं न कहीं देखी है। सो आई होप गाइस कि ये आपको समझा होगा। थैंक यू।